तो पुलिस विभाग में विभिन्न प्रकार के जो पोर्टलों का यूज हो रहा है उसको 5 कैटेगरियों में सामान्यतः डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे शिकायत संबंधी पोर्टल। तो शिकायत संबंधी पोर्टल में पहला ही पोर्टल नाम आता है IGRS। जैसा अभी एक छात्र ने बताया, पहला ही क्या आता है IGRS, और दूसरा आता है SSO पोर्टल। ठीक है, तो पहले तो आप लिखेंगे नंबर 1 किसमें, शिकायत संबंधी पोर्टल में। नंबर 1 IGRS। IGRS का फुल नेम जानकारी है आपको? शाबाश। इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम। और सभी लोग इसको हिंदी में अगर लिखना चाहें तो हिंदी में लिख लें, इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, ठीक है। और दूसरा इसमें है पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम, जिसको SSO पोर्टल का पार्ट मांगा गया है। SSO पोर्टल का एक पार्ट है पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम। तो ये 2 सिस्टम आपके हो गए, पोर्टल हो गए जन शिकायतों संबंधी समस्याओं में। कहाँ हम प्रार्थना पत्र डालेंगे, प्रार्थना पत्र की जब इंक्वायरी होगी, जांचकर्ता जांच करेगा, तो अपना जांच आख्या अपलोड करने की जो प्रक्रिया उसी पोर्टल पर होगी, ताकि सारे रिकॉर्ड उस पर बने रहेंगे। तो शिकायत संबंधी पोर्टल में 2 कौन कौन से पोर्टल हो गए, IGRS और दूसरा पब्लिक ग्रीवांस। यह पब्लिक ग्रीवांस जो सिस्टम है, ये SSO पोर्टल का भी आपको बाद में इसका डिटेल बताएंगे। SSO पोर्टल एक व्यापक पोर्टल है, उसी का एक क्या है, ये पार्ट है। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रकार के पोर्टल पर। दूसरे प्रकार का पोर्टल क्या है, अपराध संबंधी पोर्टल। तो अपराध संबंधी पोर्टल में आपको ये बिल्कुल क्लियर विजन रहना चाहिए कि कोई अपराध हो गया, और अपराध जब हो गया तो किसी घटना स्थल पर अपराध हुआ होगा, उसको करने वाला कोई अपराधी होगा, फिर उसको ट्रैक करने वाली पुलिस की सिस्टम है, अन्य नोडल एजेंसियां हैं, अन्य संस्थाएं हैं, उन सब के लिए अलग अलग एक पोर्टल बना है। तो पहले पोर्टल का आप नाम लिखेंगे नेट ग्रिड, NATGRID, नेट ग्रिड। नाम सुने आप लोग, नेट ग्रिड। नेट, नेट मीन्स जाल नहीं होता, नेट। तो इसमें स्पेलिंग जो है वो है NATGRID, नेट ग्रिड। नेट ग्रिड के अंतर्गत 2 पोर्टल होते हैं। नेट ग्रिड के अंदर 2 पोर्टल आते हैं, लिखते जाएंगे आप लोग। नेट ग्रिड के अंतर्गत 2 पोर्टल आते हैं। पहला पोर्टल है गांडीव और दूसरा है सुदर्शन। नेट ग्रिड के अंतर्गत 2 पोर्टल आते हैं। पहला गांडीव, गांडीव माने अर्जुन की जो धनुष थी, पहला गांडीव और दूसरा सुदर्शन। जो गांडीव पोर्टल है उसमें क्या काम होता है उसको आप लिख लीजिए। इस पोर्टल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, तथा सुदर्शन पोर्टल के माध्यम से सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाती है। तो नेट ग्रिड के अंदर कितने पोर्टल आ गए, 2, पहला गांडीव और दूसरा सुदर्शन। गांडीव में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं, और सुदर्शन में सोशल मीडिया पर निगरानी रखी जाती है। सोशल मीडिया का मतलब इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, जितने भी और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर कोई ऐसा कोई भ्रामक न्यूज़ फैला रहा है, कोई सांप्रदायिक न्यूज़ फैला रहा है, कोई पुलिस के खिलाफ न्यूज़ फैला रहा है, तो इस तरह के मीडिया पर निगरानी रखने के लिए कौन सा पोर्टल है, शाबाश। अब आप जानिए अगला, नहीं अभी इसमें आपको 2-3 पोर्टल और बताएंगे। मॉनिटरिंग ऑफ इम्पोर्टेंट क्राइम, ये पोर्टल का नाम ही है मॉनिटरिंग ऑफ
इम्पोर्टेंट क्राइम, महत्वपूर्ण अपराधों का मॉनिटरिंग। तो यह इस पोर्टल पर महत्वपूर्ण अपराधों का हेड वाइज संख्यात्मक विवरण प्रदर्शित होता है। हेड वाइज का मतलब आप समझ लीजिए, हेड का मतलब अभी आप नहीं समझ पाते होंगे। हेड वाइज क्राइम का मतलब है कि क्राइम को जब हम जाएंगे, जब आप थानों पर जाएंगे तो आप देखोगे कि सभी क्राइमों के हेड बने हुए हैं, कि यह हेड जो है हत्या संबंधी अपराधों का है, यह हेड रोड एक्सीडेंट संबंधी अपराधों का है, यह हेड चोरी लूट से रिलेटेड, डकैती से रिलेटेड है, यह हेड गैंगस्टर गुंडा 110 से रिलेटेड है, यह हेड आपका कोई तस्करी हो रही है, तस्करी से रिलेटेड है, यह हेड गोवध से, काउ स्लॉटर एक्ट से रिलेटेड है। सबके हेड बने हुए हैं। उसमें फिर क्या होता है, कोई जघन्य अपराध, फिर चोरी में आप जाएंगे तो लगेगा कि आप वहाँ कई तरह की चोरियां देखेंगे, सबके हेड बने हुए। सामान्य चोरी, घर की चोरी, फिर बड़ी चोरी। तो उसमें आपको जब पढ़े होंगे बीएनएस तो बताया गया होगा कि साधारण चोरियां, जैसे पहले 379 था, अब 303 आ गया। आईपीसी में जैसे 379 था जो 303 में हो गया है। अब ये क्या है, साधारण चोरी है। साधारण चोरी का मतलब कोई बाहर कोई सामान रखा है, या मैं यहाँ बैग रखा हूँ, कोई बैग उठा ले गया, साधारण चोरी। लेकिन जहाँ जिस घर पर मैं मौजूद नहीं हूँ, घर पर ताला लगा हुआ है हमारे, और वहाँ पर कोई सेंध खोल के या खिड़की दरवाजे तोड़ के और जाके चोरी करता है, तो ये क्या हो गया, ये गृह भेदन हो गया। क्या हो गया, हाउस में प्रवेश कर रहा, अनधिकृत रूप से घर में हमारे प्रवेश करके चोरी कर रहा। उसी तरह से आप हमारे सामने बिल्कुल हैं और हम आपको मार के आपका कोई चीज़ चोरी कर रहे हैं, छीन रहे हैं, लूट हो गया। अगर वहीं हमारे साथ 5 लोग और हैं, 4 लोग और हैं, तब मार के छीन रहे हैं, तो डकैती हो गया। तो ये हेड बने हुए हैं। तो इस पोर्टल पर क्या करते हैं, मॉनिटरिंग ऑफ इम्पोर्टेंट क्राइम पोर्टल पर क्या होता है, हेड वाइज क्राइमों का संख्यात्मक विवरण शो करता है, डाटा दिखता है कि हाँ हम अपने रेंज के तीनों जिलों का देख रहे हैं। तो हत्या के हेड में सबसे खराब प्रदर्शन जो है सिद्धार्थनगर जनपद का है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मैंने वहाँ पर एक साल में ज़्यादा हत्याएं हो गई। तो हम तीनों हेडों का अगर एनालिसिस करेंगे, रेंज स्तर पर बैठा हुआ व्यक्ति मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो तीनों जिलों के परफॉर्मेंस देखूंगा कि एक साल के अंदर अगर हत्या में ग्राफ कहां का बढ़ रहा है, डकैती में कहां का बढ़ रहा है, लूट में कहां का बढ़ रहा है, चोरी में कहां का बढ़ रहा है, तो स्वतः ही हमको अंदाजा लग जाएगा कि यह जिला क्राइम में आगे जा रहा है, मानी इसका परफॉर्मेंस पुलिसिंग के प्रति खराब है। उसी तरह से हम यहाँ पर जिले पर बैठकर अभी सभी 17 थानों का आकलन करेंगे, तो देखेंगे कि एक साल के अंतर्गत इतने अपराध इस थाने पर हुए, इतने अपराध इस थाने पर हुए, इस हेड में इतने अपराध हुए, इस हेड में। तो बैठे बैठे उस पोर्टल के माध्यम से हम समीक्षा कर लेंगे। ये भी पोर्टल लिखिए, यह भी पोर्टल एसएसओ पोर्टल का एक पार्ट है। यह भी पोर्टल एसएसओ कैपिटल एस कैपिटल एस कैपिटल ओ, यह भी पोर्टल एसएसओ पोर्टल का एक पार्ट है। अब आइए अगला पोर्टल लिखिए सीसीटीएनएस, जो आप क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम पढ़ते होंगे। सीसीटीएनएस डैश दीजिए, कैपिटल सी कैपिटल ए कैपिटल एस, सीसीटीएनएस कैश रिपोर्ट। कैश आपको पढ़ाया गया होगा, सीसीटीएनएस कैश, सीसीटीएनएस डैश CAS कैश बोलते हैं उसको। तो सीसीटीएनएस कैश रिपोर्ट क्या है, इसके माध्यम से सीसीटीएनएस पोर्टल के विभिन्न रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। जो भी रिपोर्टें हमको सीसीटीएनएस से प्राप्त करनी होती है,
वो किस पोर्टल पर जाते हैं? CCTNS के कैश पोर्टल पर जाते हैं। इसको भी आप लिखिए, ये भी SSO पोर्टल का एक क्या है? पार्ट है। किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ SSO पोर्टल। अब एक पोर्टल है क्राइम एनालिटिक्स, ANALYTICS, क्राइम एनालिटिक्स। ये भी SSO पोर्टल का पार्ट है। इस पोर्टल पर क्या होता है? वर्षवार अपराध का तुलनात्मक विवरण प्रदर्शित होता है। माने पूरे वर्ष का अपराध का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत होता है। वो ऑलरेडी उसकी जो पोर्टल है वो अगर जिस भी क्षेत्र का, जिले स्तर का, रेंज स्तर का, जोन स्तर का, प्रदेश स्तर का वर्षवार एक तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत कर देता है। और इस समय वर्तमान में एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल जो चर्चा में अभी आया है वो है ICJS पोर्टल। ICJS पोर्टल, ICJS पोर्टल। अब ये देखिए, अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा कि उच्च न्यायालय ने कहा है कि जो जिलों से पैरोकार जाते हैं, सब इंस्पेक्टर, CO जाते हैं बेल और इंस्ट्रक्शंस दाखिल करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, तो बेल और इंस्ट्रक्शन इस पोर्टल के माध्यम से उच्च न्यायालय को उपलब्ध करा दिया जाए। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है कि एक सब इंस्पेक्टर हर जिले से पर डे 2-4 सब इंस्पेक्टर, एक इंस्पेक्टर, 2-4 इंस्पेक्टर, एक CO इलाहाबाद में जाते ही जाते रहते हैं CA दाखिल करने के लिए, बेल दाखिल करने के लिए, इंस्ट्रक्शन दाखिल करने के लिए। समय और धन दोनों व्यय होता है। अब हम अपना बेल, CA, इंस्ट्रक्शंस यही तैयार करेंगे, इस पोर्टल पर अपलोड करेंगे और हमारा वह काम जो वहाँ होता था जाके वो स्वतः यहीं से हो जाएगा। तो समय की भी बचत, पैसे की भी बचत और हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस की भी बचत ये हो रही है। एग्जाम्पल बतौर बता रहे हैं। तो ये न्यायालय संबंधी है। क्या लिखेंगे इसके आगे? ICJS पोर्टल क्या है? न्यायालय संबंधित है। इस पोर्टल के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न अंगों, इस पोर्टल के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न अंग, जिसमें पुलिस भी आती है, न्यायालय भी है, जेल भी है और फोरेंसिक विज्ञान भी है, FSL। अब देखिए ICJS पोर्टल के माध्यम से आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न पार्ट, आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न पार्ट्स का मतलब क्या है कि अपराध अगर कोई होता है तो पुलिस उसमें आती है इन्वेस्टिगेशन और प्रिवेंशन के लिए। साक्ष्य जब कलेक्ट होता है तो हम विधि विज्ञान प्रयोगशाला FSL भेजते हैं, किसी का मानव रक्त जांच करने के लिए, किसी का वीर्य जांच करने के लिए, घटनास्थल पर प्राप्त वस्तुओं का सत्यापन करने के लिए, खोखा, कारतूस, राउंड, ये जो भी अपराध में चीज़ें मिली हैं उनके सत्यापन के लिए हम विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजते हैं, जहाँ पर 6 महीना, 3 महीना, 2 महीना, कभी कभी 1-1 साल, 2-2 साल रिपोर्ट आने में लग जाती है। और एक मुलजिम को कहाँ भेजते हैं? जेल में भेजते हैं। तो आपराधिक न्याय प्रणाली के कितने पार्ट हो गए? आपराधिक न्याय प्रणाली के पहला पार्ट हो गया पुलिस, दूसरा अदालत, तीसरा फोरेंसिक जिसको आप FSL बोलते हैं, और चौथा जेल। क्योंकि मुलजिम जेल में है, आज जो माल मिला है, जो घटनास्थल पर चीज़ें मिली हैं वो FSL में है, पुलिस थाने पे है, न्यायालय अपनी जगह पर है, पुलिस कागज दौड़ा रही है, रिमांड 14 दिन पर ले रही है, वो अपना बेल डाल रहा है अभियुक्त जेल से छूटने के लिए, वो प्रक्रिया, पुलिस को वहाँ से अपने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए FSL रिपोर्ट लेना है,
ये चारों को जोड़कर एक ही पोर्टल से अटैच किया गया है, जिस पोर्टल का नाम क्या है? ICGS। अब क्लियर हो गया कंसेप्ट? हाँ, नहीं, सुनवाई संबंधी रिपोर्ट ही नहीं। ICGS ये क्राइम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो वहाँ चल रहा है उसका अपना कोर्ट का अलग पोर्टल है, उस पोर्टल से देखेंगे। इस पोर्टल में इसी से रिलेटेड है। सबसे अच्छा उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि इलाहाबाद CA बेल दाखिल करने के लिए पुलिस को जाना पड़ता है। रास्ते का जाने आने का टाइम, रहने का, खाने का, खर्च का और जनशक्ति का, वो हमारा यहीं से मेंटेन हो जाएगा। सबसे आसान चीज़ ये समझिए ICGS का। अभी 4-5 दिन पहले ये पोर्टल बहुत चर्चा में आया था। ये किस उसमें ये VPN पर काम करेगा। VPN समझते हैं ना? VPN क्या होता है? वर्चुअल, उसमें थोड़ा हैक होने की चांस कम रहते हैं। तो लिख लीजिए इसके आगे ICGS पोर्टल अंडर VPN वेब, WEB वेब कहते हैं ना, वेबसाइट, WEB वेब VPN। अगला नाम आप सुने ही होंगे, त्रिनेत्र 2.0। त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र, त्रिनेत्र TRINETRA 2.0, त्रिनेत्र 2.0। इसका नाम आप पहले ही सुने होंगे। ये भी एक प्रकार का ऐप पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटल करके पुलिस को संदिग्धों की पहचान करने और अपराध से संबंधी जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। त्रिनेत्र 2.0 जब थाने पर आप जाएंगे, कंप्यूटर कार्यालय जो बने हुए हैं, जब भी कोई मुलजिम को हम गिरफ्तार करते हैं, किसी मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं, जेल जाने से पहले थाने पर एक प्रोसेस होता है। मुलजिम का माने अभियुक्त का सामने से, साइड से, दोनों साइड से, माने 3 साइड से फ़ोटो लिया जाता है। फ़ोटो लेकर इस पर अपलोड किया जाता है। जो मुलजिम ऑलरेडी पहले से ही जेल में है, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के क्रम में 2 महीना पर, 3 महीना पर एक अभियान चलाया जाता है। थानों पर निर्देश जाते हैं कि यह मुलजिम काफ़ी दिनों से जेल भेजा गया था, वर्तमान में वो घर पर है, बाहर है, कहाँ पर है। तो कहा जाता है अभियुक्तों का सत्यापन। क्या कहा जाता है? मुलजिमों का सत्यापन कि फिजिकल वर्तमान मौजूदगी कहाँ पर है। तो अगर हमने लिखा कि वर्तमान मौजूदगी वो घर पर है, अर्थात इतने दिन पहले वो जेल से छूट गया है, तो वर्तमान उसका फ़ोटो मौजूद है, तो वर्तमान में उसका फ़ोटो लिया जाएगा 3 साइड से, और 30 सेकेंड का उसका ऑडियो लिया जाएगा। 30 सेकेंड का ऑडियो, कुछ भी उसका बुलवाते हुए, तुम्हारा नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, गांव कहाँ है, क्या काम वर्तमान में कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आगे क्या इच्छा है, इतना ही पूछने में आपका 30 सेकेंड हो जाता है। उस 30 सेकेंड की ऑडियो को हम इस त्रिनेत्र 2.0 में क्या करते हैं? अपलोड करते हैं। ये क्यों कराया जाता है? कि बाय द वे वही अपराधी कहीं और पकड़ा गया तो किसी भी स्टेट में, तो वहाँ भी त्रिनेत्र 2.0 चल रहा है। तो वहाँ से आवाज़, उससे बयान लेने के बाद, स्टेटमेंट लेने के बाद, आवाज़ की मैचिंग जब इसमें हम कराएंगे तो पता चल जाएगा। अगर मुंबई पुलिस करा रही है, दिल्ली पुलिस करा रही है या गुजरात पुलिस करा रही है, तो उसको पता चल जाएगा कि वो दिसंबर महीने में यह अभियुक्त बस्ती ज़िले में पकड़ा गया था। क्लियर हो गया अब? तो जो मतलब ये आप बताए फोटो लेने के लिए जाना पड़ता है घर पर, जो हिस्ट्री सीटर के लिए होता है कि सामान्य अपराधी जो पहली बार अपराध किया उसके साथ ही होगा? देखिए, अपराध कई प्रकार के होते हैं। अपराध को अभी बताया हमने कि हेड बनता है। अगर किसी का पारिवारिक विवाद है, फैमिली डिस्प्यूट वाला मामला है, ज़मीन जायदाद का मामला है, उसमें कोई मारपीट हुआ है,
तो हमारे लिए वो बहुत बड़े अपराधी नहीं हैं। हमारे लिए सबसे बड़े अपराधी पुलिस के लिए कौन है? पुलिस का दुश्मन चोर, लुटेरा, डकैत, गोवध करने वाले, इस तरह के जो अपराधी हैं वो हमारे लिए और समाज के लिए, दोनों के लिए गलत है। आप में और आप में फैमिली डिस्प्यूट है तो आप मारपीट करेंगे तो अपने गांव में ही करेंगे। आपका मारपीट ऐसा नहीं हो गया कि आप आएंगे तो बस्ती में भी करेंगे, गोरखपुर में भी जाके करेंगे, और आप जहां जाएंगे वहीं मारपीट करेंगे। वो आपका वहां फैमिली डिस्प्यूट है, वहां आपने मारपीट किया। लेकिन जो चोर है, जो लुटेरा है, जो डकैत है, जो स्नेचर है, जो किडनैप करने वाला है, फिरौती मांगने वाला है, नशों का सौदागर है, वो चाहे जहां रहेगा वो उसी तरह का अपराध करेगा। ठीक है? वो हिस्ट्री शीटर की निगरानी जो आपने क्वेश्चन किया, वो दूसरा चीज़ है कि एचएस की निगरानी हम कैसे करेंगे। एचएस तब बनाए जाते हैं ऐसे गंभीर अपराध, एक या एक से अधिक अपराधों में संलिप्त ऐसे व्यक्तियों का जिनको सुधरने की गुंजाइश है। हिस्ट्री शीट ए में उनको नामांकित किया जाता है, थाना प्रभारी की रिपोर्ट जाती है और एसपी सर उसको अप्रूवल देते हैं। ठीक है? ऐसे अपराधी जिनको सुधरने का कोई मौका नहीं है, थाना प्रभारी की रिपोर्ट जाती है, एसपी सर उसको एचएसबी के रूप में अप्रूवल देते हैं। ठीक है? फिर अगर 1 साल निगरानी के बाद थाना प्रभारी को लगता है कि इस पर विशेष निगरानी की आवश्यकता है तो उस एचएस को स्टार दिया जाता है, 1 स्टार। इसी ये स्टार है ना, ऐसे उसको स्टार दिया जाता है। उसको बोला जाता है हिंदी में तारांकित हिस्ट्री शीटर, कि विशेष निगरानी की आवश्यकता है। फिर लगता है कि और विशेष निगरानी की आवश्यकता है तो 2 तारांकित, 2 स्टार दिया जाता है। तो ये स्टार देने की प्रक्रिया वहाँ पर है, तारांकित करने की प्रक्रिया है, वो एचएस की निगरानी का है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात आता है खड़क सिंह का। खड़क सिंह बनाम राजस्थान राज्य है, शायद पंजाब है। तो वो ये कहता है कि बहुत साल पहले वो अपील कोर्ट में किया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, कि पुलिस मुझे सोने नहीं देती है, इतनी निगरानी करती है कि रोज़ घर पर ही आके बैठ जाती है, तो मेरी दैहिक स्वतंत्रता का ये उल्लंघन है, जो अनुच्छेद 21 में आप लोग पढ़ते होंगे। ठीक है? तो वहाँ पर कोर्ट ने अपना आदेश किया कि इस तरह से निगरानी नहीं की जाएगी कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो, दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो। तो माननीय न्यायालय के आदेशों निर्देशों का पुलिस बिल्कुल ससम्मान पालन करती है, लेकिन पुलिस की अपनी भी प्राथमिकताएं हैं, उसको अपराध रोकना है, अन्य तरीके से निगरानी फिर होती है। वो आप जब थानों पर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर उस निगरानी को समझ पाएंगे। अगला पोर्टल आते हैं क्राइम मैप पोर्टल, CRI CRI-MAC मैक डैश पोर्टल, क्राई मैक पोर्टल। यह पोर्टल जो है, हाँ, CRI सब कैपिटल रहेगा, डैश MAC मैक पोर्टल। क्राइम मैक पोर्टल में क्या होता है? अंतर्राज्यीय अपराधों और मानव तस्करी जैसे मामलों में, अंतर्राज्यीय माने इंटर स्टेट, यूपी, बिहार, दिल्ली, पंजाब, या कोई भी जो 2 राज्यों से कम बीच में अगर कोई मामले को साझा करते हैं, खास तौर से कैसे मामले कि अपराधों की रोकथाम या किसी अपराधी का या अपराध का पता लगाने और जांच करने में मदद करता है। किन अपराधों में? अपराध हो या ह्यूमन, जिसे मान लीजिए कि कोई यहाँ से बच्चा अपहरण होकर चला गया दूसरे स्टेट में, ऐसे मामलों में भी, तस्करी मामलों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा तो है इंटर स्टेट, लेकिन कभी कभी इंटर कंट्री भी इसका लाभ ले लिया जाता है। नेपाल से तमाम चीज़ों का तस्करी होता है, मानव तस्करी होता है, लड़के लड़कियां काम पर ले जाए जाते हैं बाहर काम के नाम पर कि रोज़गार देंगे। इस तरह से कई बार पकड़े गए, हम लोगों ने भी पकड़ा है। तो ऐसे मामलों में इस पोर्टल का उपयोग किया जाता है। तो ये अभी आपके पोर्टल चल रहे हैं, अपराध संबंधी पोर्टल में भी हम चल रहे हैं। ठीक है? धैर्य बनाए रखेंगे तो 30-35 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अगला पोर्टल कौन सा है? निदान पोर्टल।
कौन सा पोर्टल है? निदान। निदान का मतलब जो समाधान टाइप का है, इसका फुल फॉर्म लेकिन लिख लीजिए निदान वाले का। निदान का फुल फॉर्म है नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। निदान पोर्टल में क्या है? नेशनल इंटीग्रेटेड डाटाबेस ऑन अरेस्टेड नार्को ऑफेंडर्स। हिंदी में इसको समझ सकते हैं, मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों में संलिप्त अपराधियों का डाटाबेस प्रदर्शित करता है। मादक पदार्थों, आपको एनडीपीएस एक्ट है सिलेबस में, हाँ, तो उसी से रिलेटेड है। मादक पदार्थों से संबंधित या संलिप्त अपराधियों का एक डेटा प्रदर्शित करता है। अगला लिखिए ITSSO पोर्टल। कैपिटल ITSSO पोर्टल। हाँ, ITSSO पोर्टल। इस पोर्टल में क्या होता है? इस पोर्टल में 60 डेज किसी मुकदमे के निस्तारण में अगर 60 दिवस से अधिक समय हो गया है तो वो मुकदमे क्राइम नंबर इस पोर्टल पर शो करने लगता है। ITSSO पोर्टल, ये पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है। इस दिशा में, अब इसमें पूरा डिटेल नहीं दिया है, लेकिन हम लोगों को जब क्राइम मीटिंग में बुलाया जाता था पहले, 1-2 साल पहले से ही चल रहा है, तो ये बताया जाता था कि आपके पास जो ये रेप के मुकदमा है, ये महिला संबंधी अपराध का मुकदमा है, पास्को से रिलेटेड मुकदमा है, इसका इन्वेस्टिगेशन का समय 60 डेज है। कितना है? 60 दिवस। तो आप इसको 40-45 दिन में कंप्लीट कर लीजिए इन्वेस्टिगेशन को, नहीं तो एनुअल, इसकी जो मार्किंग होती है प्रदेश स्तर पर, अब इस पोर्टलों से देखिए क्या हो रहा है, हमारे कार्यों की मार्किंग हो रही है और हर महीने जनपद की रैंकिंग निर्धारित होती है, हर महीने थानों की रैंकिंग निर्धारित होती है। हम अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं, फर्जी डाटा देकर हम अपनी रैंकिंग नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ मुकदमा दर्ज हुआ है, CCTNS पोर्टल पर दर्ज हुआ है ना। IIF पढ़ाया गया होगा, IIF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 पढ़ाया जाता है। तो CCTNS में जो FIR होता है वो क्या होता है? IIF 1 हो गया। उसके बाद 2 में कुछ प्रोसीजर है, जांच का है। 3 में इन्वेस्टिगेशन है, गिरफ्तारी है, 3 में गिरफ्तारी हो गया, तो 2 में क्या हो गया? इन्वेस्टिगेशन हो गया। 3 में गिरफ्तारी हो गया। 4 में क्या है? संपत्ति आपने आप चोरी का माल आपने बरामद कर लिया, गए जो चोर ले गया है वो प्रॉपर्टी को आपने सीज कर लिया, या इन्वेस्टिगेशन के दौरान दूसरी कोई प्रॉपर्टी आप सीज करते हैं, उसका विवरण। 5 में क्या होता है? आरोप पत्र। अगर आप आरोप सही पाते हैं कि ये घटना हुई है तो आप CS करते हैं, माने चार्जशीटेड करते हैं। आप पाते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से ये क्राइम का होना नहीं पाया गया तो आप फाइनल रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। उसी तरह से 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में, 9 में, 10 में। अब वो क्राइम नंबर 1 थाने पर दर्ज हुआ कि उसको कन्विक्शन तक सजा न्यायालय ने दिया, तब तक का विवरण उस पर भरना है। और वह डाटा थाने पर भी है, पुलिस ऑफिस पर भी, जिले पर भी है, रेंज पर भी है, ADG स्तर पर भी है और प्रदेश स्तर तक भी है।
तो कोई डाटा अब छुपा हुआ नहीं है। तो ITSSO पोर्टल पर क्या होता है, ऐसे अभियोग खास तौर से या स्पेशली ये पोर्टल महिला संबंधी क्राइम के लिए ही है कि हम हत्या के मुकदमे में 302 का इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमको इन्वेस्टिगेशन का टाइम 90 डेज मिलता है। कितना मिलता है? 90 डेज मिलता है। लेकिन रेप के भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो उसमें टाइम कितना मिलेगा? 2 महीना 60 दिवस। या कोई SC/ST एक्ट का मुकदमा है जिसकी विवेचना CO सर कर रहे हैं तो टाइम कितना मिलेगा? 60। तो कुछ ऐसे मामले जिसमें 60 डेज ही इन्वेस्टिगेशन के मिलते हैं, स्पेशली वोमेन संबंधी क्राइम में, तो यह तुरंत शो करने लगता है। और जो बाल एवं महिला कल्याण मंत्रालय है उत्तर प्रदेश सरकार का, और जो उसकी संस्थाएं हैं लखनऊ में, वो 45 दिन के बाद ही पुलिस अधीक्षक के नाम से पत्र आने लगता है कि आपका ये महिला संबंधी अपराध में मुकदमा दर्ज किए 40 दिवस हो गया, अब तक इसमें आरोप पत्र नहीं लगा। तो आपको सचेत किया जाता है कि वो आरोप पत्र 60 डेज बीते बीते न्यायालय में दाखिल हो जाए। तो अगर आप 60वें दिन ही चार्जशीट लगाएंगे तो कब वो चार्जशीट CO साहब के यहाँ तकमीला के लिए आएगी, CO साहब कब उस पर मॉनिटर करेंगे, न्यायालय में कब दाखिल होगी, और आपकी कमियों को और कैसे आप पूरा करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में आपसे कोई चीज़ें छूट गई हैं, इसीलिए बीच में एक CO का पद बनाया गया है कि वो आपकी इन्वेस्टिगेशन कमियों को दे के आपको डायरेक्शंस देंगे कि ये कमियां अभी में इन्वेस्टिगेशन में है, इसको कंप्लीट करिए, ये साक्ष्य और कलेक्ट कर लीजिए। तो आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए। और वहाँ से अगर लेटर आ गया तो यहाँ पर IO को क्या मिल जाता है? पनिशमेंट। क्या मिल जाता है? पनिशमेंट। क्लास सावधान बैठ, सुस्ती नहीं। तो ये चीज़ें हैं ITSSO पोर्टल में। अब समझ में आ गया है ITSSO पोर्टल का। अगला लीजिए, अगला पोर्टल है JMIS पोर्टल। JMIS पोर्टल। अच्छा, JMIS पोर्टल को अभी काटिए, जब एक और दो बता लेते हैं, साइबर में आते हैं तब इसको बताएंगे, तो एक साथ ये ठीक रहेगा। उसके बाद एक लिखिए ई-साक्ष्य पोर्टल, लिख लीजिए। हाँ, JMIS अभी मत लिखिए, अभी ITSSO लिख लिया आप। उसके बाद लिखिए ई-साक्ष्य पोर्टल। ई मतलब कैपिटल E डैश साक्ष्य। साक्ष्य को अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी ले। साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, गवाही, बयान। ई-साक्ष्य पोर्टल। ई-साक्ष्य पोर्टल पर क्या होता है, जैसे अब हम लोग क्या करते हैं आजकल, ये भी VPN के अंतर्गत ही काम करता है। डिजिटल माध्यम से साक्ष्यों को एकत्र करना, मैनेजमेंट यानी प्रबंधित करना, प्रबंधन उसका, और उसका आदान प्रदान करना। ई-साक्ष्य पोर्टल एविडेंस का कैसे हम कलेक्ट करेंगे, उसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और कहीं भेजना है न्यायालय या FSL तो आदान प्रदान कैसे करेंगे। तो इस पोर्टल पर पूरा विवरण उसी पोर्टल पर हर मुकदमे का हम अंकित करते रहेंगे इस साक्ष्य पोर्टल पर। तो ये अब 2-3 अनयूज टाइप का है, लेकिन आप इतना ही रखिए। तो अब हम लोगों ने 2 तरह के पोर्टल का अध्ययन कर लिया, एक जन शिकायत संबंधी पोर्टल और दूसरा क्राइम संबंधी पोर्टल। अब तीसरे पर आते हैं साइबर संबंधी पोर्टल। साइबर क्राइम से रिलेटेड कितने पोर्टल हैं, जिन पोर्टलों पर हम स्वयं भी स्टडी करें, स्वयं भी सीखें, स्वयं भी प्रशिक्षण लें और जनता की समस्याओं का समाधान कराएं और क्राइम से कैसे निपटे, वो कौन कौन से पोर्टल है। तो साइबर संबंधी पोर्टलों में जो सबसे महत्वपूर्ण पोर्टल है वो है NCRP पोर्टल। कौन सा पोर्टल? नाम तो आप लोग सुने ही होंगे इसका, NCRP, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल।
इस पोर्टल पर क्या होता है, एनसीआरपी पोर्टल पर जैसे किसी अब आप पुलिस में आ गए हैं, आप कहीं भी पब्लिक बीच में खड़े हैं, कोई साइबर क्राइम हो गया तो व्यक्ति आपके पास आएगा कि आप पुलिस में हैं, आप जानते ही होंगे हमारा पैसा कट गया, हमारा वीडियो वायरल हो गया, हमारा ये हो गया। लोग आपके पास अपेक्षा से आएंगे कि सर बताइए मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरा ये OTP चला गया, या हमने लिंक पर क्लिक कर दिया था, या इस माध्यम से हमारे साथ फ्रॉड हो गया, या हमारी बेटी का फ़ोटो, ऐसा नंगा फ़ोटो वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है, या मेरा फ़ोटो वायरल कर रहा है, या मेरा ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया उसको वायरल कर रहा है। तो आपसे लोग अपेक्षा से आएंगे। तो एज ए पुलिस अधिकारी आपको इसी पोर्टल का नाम बताना है। किस पोर्टल का नाम बताना है, आपसे बताना है आपको। पहले उससे आपको दो चीज़ें पूछनी है कि आपके साथ ये क्राइम हुए कितने दिन हो गया। अगर 48 घंटे क्राइम हुआ है, 2 ही दिन हुआ है, तो उसको 1930 पर कॉल कराइए, क्योंकि आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझेगा। वो सोचेगा कि हर चीज़ का समस्या का समाधान 1930 पर है। तो 1930 पर आपकी समस्या का समाधान या आपकी समस्या वो तभी नोट करते हैं जो 24 घंटे के अंदर आपके साथ फ्रॉड हुआ। ख़ासतौर से फाइनेंशियल फ्रॉड आपके साथ घटित हुए 48 आवर्स ही हुआ है, तभी आपकी वो बात सुनेंगे। अन्यथा कॉल सेंटर पर बैठा व्यक्ति आपसे बता देगा कि आप www.cybercrime.gov.in पर अपनी लॉगिन करें, अपना डिटेल वहाँ भरें। ठीक है, जब ही 48 घंटा आपने बताया तो तुरंत कॉल सेंटर वाला बताएगा कि सर आप www.cybercrime.gov.in पर अपनी लॉगिन करें, अपनी समस्या दर्ज कराएं। तो जनता के व्यक्ति से आप अगर आपसे कोई अपेक्षा करता है, पूछता है घर का, परिवार का, बाहर का, तो आप पहले उनसे बातचीत करके कि कितने दिन हो गया घटना हुए। तो अगर वो 2 दिन से ज़्यादा बताता है तो ये वेबसाइट आप अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं, आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में भी खोल सकते हैं। नहीं खुल रहा, साइबर कैफे में ले जाइए उसको, और वेबसाइट ये एनसीआरपी पोर्टल खोलिए। वहाँ पर वो पूरा एक प्रोसेस देगा कि इस प्रोसेस के तहत आपका अकाउंट नंबर, आपका एड्रेस, आपका नज़दीकी थाना, किस माध्यम से आपके पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है, वो 4-5 चीज़ें 4-5 स्टेप में आप कंप्लीट करते जाएंगे और लास्ट में वो आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पर हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होते ही तुरंत आपके नज़दीकी थाने के थाना प्रभारी के मेल आईडी पर वो रजिस्ट्रेशन पहुँच जाएगा कि आपके थाना क्षेत्र में एक साइबर क्राइम हो गया। साइबर क्राइम में कोई थाना प्रभारी ये मना नहीं कर सकता है कि कंप्लेन करने वाला हमारा ही थाना क्षेत्र का है, लेकिन उसके साथ क्राइम हो गया है मुंबई में, मैं इसको नहीं हैंडल करूँगा। ठीक है, आईटी एक्ट ऐसी एक्ट है कि आईटी एक्ट के तहत जब मुकदमा पंजीकृत होता है तो ऑल इंडिया में कहीं भी घटना हुई हो उसका इन्वेस्टिगेशन उस थाने से हो सकता है। पहले क्या था कि आईटी एक्ट आप जब आईपीसी पढ़ते, आप नहीं पढ़े हैं, आईपीसी जब बना था या संशोधन भी हुआ था तो उसमें लिखा जाता था जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन वर्ष 2000 में ये आईटी एक्ट बना, आज से 25 साल पहले। उस समय भी ये लिखा गया कि पूरे भारतवर्ष में। क्यों लिखा गया, किसी को जानकारी है? ऐसा क्यों लिखा गया कि पूरे भारतवर्ष में लागू होगा? और सारे अधिनियम और पढ़ते हैं आप और कानून पढ़ते हैं तो लिखा जाता था ये 2023 से पहले कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के। जम्मू कश्मीर का चूँकि अलग एक संविधान था, अलग स्वायत्त व्यवस्था थी उसकी, लेकिन अन्य पर वो व्यवस्थाएं लागू थी, इस पर नहीं लागू थी। संचार जो है वो संचार की लीक होती है, अपराध जो जम्मू कश्मीर के रक्षा और जो संचार है और विदेश है वो भारत सरकार। शाबाश, गुड, ताली बजाइए भाई एक बार। जब जे.एंड.के अलग हुआ था उसी समय समझौता पर ही यह हस्ताक्षर था कि विदेश के मामले
रक्षा के मामले और संचार के माध्यम, ये 3 माध्यमों पर 3 स्टेज पर जो भी कानून बनाने का अधिकार होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। बाकी स्टेट को स्वायत्तता दी गई कि इन 3 को छोड़कर, विदेश, संचार और रक्षा, इन 3 को छोड़कर आप किसी भी क्षेत्र में अपना एक कानून बना सकते हैं। जब आप संविधान पढ़ते होंगे तो पढ़ते होंगे कि राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, पढ़ते होंगे ना कि राज्य सूची के इतने सब्जेक्ट हैं, इस विषय पर राज्य कानून बना सकता है। ये केंद्र से सूची से संबंधित है, इस पर केंद्र 50 के ही आसपास सब हैं, 48 से शुरू होते हैं, 52, 53, 54, इसी में घटता बढ़ता रहता है। तो इतने पर सेंटर बना सकता है। और समवर्ती सूची जिस पर राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र ने बना दिया है तो केंद्र का ही सर्वोपरि माना जाएगा। तो ये 3 मामले उस राज्य के लिए अलग कर दिए गए। ठीक है, तो अगला हम लोग आते हैं किस पर। आपने अभी कौन सा पोर्टल पढ़ा, तो क्लियर हो गया। एक तो साइबर हेल्पलाइन नंबर जो है आपको 1930 याद ही है पहले से। दूसरा www.cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है जिस पर जाकर शिकायत दर्ज करानी है। ये वेबसाइट किसकी है, NCRP की है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की है। यह नेशनल क्राइम साइबर रिपोर्टिंग पोर्टल किसके अंतर्गत काम करता है, I4C के अंतर्गत काम करता है। I4C का नाम सुने हैं, I4C क्या है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। 4C का मतलब 4 बार C लिख दीजिए, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। I का मतलब इंडिया। तो जो भी हम लोग साइट्रेन की ट्रेनिंग करते हैं, CYTRAIN, साइट्रेन का ट्रेनिंग करते हैं ना हम लोग, साइट्रेन की ट्रेनिंग करेंगे आप लोग, हम लोग भी किए हैं, आप लोग भी करेंगे। तो साइट्रेन की ट्रेनिंग जो करते हैं हम लोग, तो ये साइट्रेन की ट्रेनिंग I4C के तहत ही करते हैं हम लोग। यहाँ से SP सर के मेल से भेजा जाता है कि ये लोग साइट्रेन की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ से हम लोगों का ID जनरेट हो जाता है, वो मिल जाता है। उसी की तरह हम लोग लॉगिन करके, और कोर्स होता है, कोई 6 घंटा का है, कोई 4 घंटा का है, कोई 50 घंटा का भी है, 150 घंटा भी कोर्स है। उसको पढ़िए, पढ़ के आपको उसमें क्वेश्चन आते हैं, आंसर दे दीजिए। नहीं समझ में आता है तो लोग आजकल AI टूल्स का उपयोग कर रहे हैं, ChatGPT, Copilot, DeepSeek, Grok 3, जेमिनाई, तमाम है ना, गूगल से बेहतर चीज़ें आ गई हैं। तो आपको एक्यूरेट जो है लोग कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, एक ही लैपटॉप पर दोनों चीज़ें खोल दे रहे हैं। एक तरफ आपने Copilot खोल लिया, एक ही टैब में प्लस पर खोल लेते हैं ना आप लोग, और खुल जाता है। और यहाँ क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, यहाँ से कॉपी किए, वहाँ ले जाके पेस्ट कर दिए, वो आंसर बता दिया, उस पर क्लिक कर दिए। लेकिन ये है कि आप उसको पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ ज्ञान होगा। अब हमने अब तक उसमें 13 सर्टिफिकेट लिए हैं, उसी में टाइम 2 घंटा 4 घंटा निकाल लेते थे। थाने पर भी गश्त में गए, अपना चला दिए, देखते रहे, कान में सुनते रहे, तो कुछ थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होगा ज़रूर। तो ये सर्टिफिकेशन कोर्स भी I4C के तहत ही आपको होता है। तो NCCRP पोर्टल आप समझ गए, कोई इसको NCCRP पोर्टल कहता है, कोई NCRP पोर्टल कहता है, बात एक ही है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। और अगला आ जाइए JMIS पोर्टल। JMIS पोर्टल, हम लोग अब साइबर संबंधी वाले मामले में चल रहे हैं। JMIS पोर्टल में क्या है, समन्वय पोर्टल पर अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों की जानकारी वो समन्वय करना इस पोर्टल का काम है। कैसे साइबर क्रिमिनल्स जो अंतर्राज्यीय हैं, इंटर स्टेट साइबर क्रिमिनल्स की जानकारी का कोऑर्डिनेशन इस पोर्टल के माध्यम से, JMIS पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। और दो पोर्टल ऐसे हैं जिसको बार बार SP सर भी पूछते हैं और DIG सर भी पूछते हैं। ये साइबर से रिलेटेड 2 पोर्टलों में, एक पोर्टल का नाम है सहयोग पोर्टल और दूसरे का
प्रतिबिंब पोर्टल। तो सहयोग पोर्टल में क्या होता है? JMIS पोर्टल समन्वय पोर्टल पर अंतर्राज्यीय माने इंटर स्टेट साइबर अपराधियों की जानकारी व समन्वय करना। साइबर अपराधियों की जानकारी व समन्वय को कोऑर्डिनेशन करना। तो पहला हम लोग साइबर संबंधी क्राइम में पहला पोर्टल हम लोगों ने NCCRP पोर्टल पढ़ लिया, दूसरा हम लोगों ने JMIS पोर्टल पढ़ लिया, तीसरा हम लोगों का सहयोग पोर्टल है और चौथा प्रतिबिंब पोर्टल है। सहयोग पोर्टल में क्या होता है? सहयोग पोर्टल में क्रिप्टो करेंसी का नाम कल चर्चा में जो आया था, क्रिप्टो करेंसी से संबंधी किसी वॉलेट होता है, उसमें वॉलेट का मतलब पर्स आप समझ लीजिए, एक प्रकार का वॉलेट, उसी को पर्स बोलते हैं वॉलेट को। हाँ ठीक है, वॉलेट क्रिप्टो करेंसी से संबंधित किसी वॉलेट का डिटेल प्राप्त करने की सुविधा किस पोर्टल से हमको मिलेगी? सहयोग पोर्टल से मिलेगी। ये नहीं कि ये पोर्टल आप अपने मोबाइल से खोल लेंगे। जो भी पोर्टल हम बता रहे हैं आप अपने मोबाइल और लैपटॉप से नहीं खोल पाएंगे, न चला पाएंगे। ये जो पोर्टल बता रहे हैं ये थाना प्रभारी की आईडी से या पुलिस अधीक्षक महोदय की आईडी से ही खुलेगा। आप सोच रहे हैं कि ये पोर्टल हम अभी सर्च कर लेंगे, वहाँ चला लेंगे, डिटेल तो दे देगा वहाँ पर। हाँ शिकायत दर्ज करने के लिए खुल जाएगा। ट्रेनिंग आप साइट्रेन की ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो नहीं खुलेगा। जब I4C पर जाएंगे साइट्रेन की ट्रेनिंग के लिए तो आपसे नहीं चलेगा, वो खुलेगा ही नहीं। लेकिन आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो NCRP पोर्टल जनता के लिए ही है। NCRP काहे के लिए है? जनता के लिए ही। अगर 1930 पर वो नहीं हो पा रहा काम उसका तो NCRP पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। लेकिन जो अपराधियों के खिलाफ काम करने वाले हैं उस पोर्टल को आपको थाने की ही आईडी से, थाने पर जब आप जाएंगे तो थाना प्रभारी की एक आईडी होती है, उसी आईडी से पासपोर्ट की आईडी अलग रहेगी, IGRS की आईडी अलग रहेगी। जितने पोर्टल हम बता रहे हैं उस सारे पोर्टलों की थाना प्रभारी की आईडी होती है। थाना प्रभारी के डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, वहाँ वो अप्रूव्ड होते हैं, तो उसमें सिग्नेचर भी नहीं करना है, वो मान लिया जाता है स्वतः सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर। तो आप आगे सहयोग पढ़ लिया आपने। प्रतिबिंब पोर्टल, प्रतिबिंब का मतलब छवि, तो सीधे सीधे इसका मतलब है अपराधियों से संबंधित रिकॉर्ड और जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से मिलती है। अपराधियों से संबंधित रिकॉर्ड और जानकारी इस पोर्टल के माध्यम से मिलती है। और सेवा संबंधित जो पोर्टल है वो आप लोग नाम सुने होंगे, मानव संपदा पोर्टल सुने हैं? क्या होता है मानव संपदा पोर्टल? हाँ किसकी संपत्ति का? जो सर्विस कर रहा है उसकी, और अपनी पत्नी का नहीं देंगे? अब बच्चों का? हाँ अच्छा, तो वो पुलिसकर्मी जो सेवा में है, लिख लीजिए मानव संपदा पोर्टल, सेवा अभिलेख में आ जाएगा। मानव संपदा पोर्टल, इसको शॉर्ट में कैपिटल EHRMS, कैपिटल EHRMS मानव संपदा पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों का विवरण, संपत्ति संबंधी विवरण अद्यावधि किया जाता है। ये हर साल किया जाता है, माने 1 साल बीत जाएगा फिर हम 1 साल का आय और व्यय का विवरण फिर हम उस पर दर्ज करेंगे कि इस दौरान 2025 में हमने इतनी संपत्ति, इतनी कार, इतनी मकान, इतनी दुकान ये खरीदी, या मेरी फैमिली के लोगों ने ये खरीदा। तो मैं सेवा कर रहा हूँ तो मेरे जिम्मेदारी में जब हमको लाभ लेना होता है तो हम बताते हैं ना
कि कैशलेस कार्ड की सुविधा या इसकी सुविधा हमारी पत्नी को भी मिल जाए? चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? ये चाहते हैं ना कि इलाज अगर हो तो हमारे बच्चों का भी सरकारी तौर पर इलाज हो जाए। तो फिर संपत्ति में क्यों डरते हैं कि उनकी संपत्ति का उसमें विवरण नहीं दर्ज करेंगे? आप न दर्ज करेंगे, अभी कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन उसमें नियम कॉलम बने हुए हैं कि हम अगर जॉब कर रहे हैं तो हमारे परिवार की जो परिभाषा है, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के तहत जो परिवार की परिभाषा है, उसके तहत हमको उसमें अपनी संपत्ति का विवरण अंकित करना है और उसी तरह का हमको अपने सर्विस के दौरान आचरण भी सुनिश्चित करना है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली आचरण में वर्णन है कि जिस जिले में हम नौकरी करेंगे उस जिले में कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और उस जिले में कोई प्रॉपर्टी हम नहीं खरीद सकते हैं। बस्ती में मैं सर्विस कर रहा हूं तो बस्ती में मैं ज़मीन मकान नहीं खरीद सकता। अब गाड़ी और मोबाइल तो ये आवश्यकताओं में आजकल आ गया है, इस पर उतना लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं, पहले के समय में जब हम लोग भर्ती हुए तो मोटरसाइकिल भी खरीद लेते थे तो उसकी भी इंक्वायरी होती थी, मोटरसाइकिल पर भी 98 तक। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि कार तक लोग जीवन की आवश्यकता और एप्पल की मोबाइल तक लोग, एप्पल के लैपटॉप तक जीवन की आवश्यकता में लोग मान लिए हैं। तो 1.5 पौने 2 लाख का एप्पल का मोबाइल या 2 लाख का आपका लैपटॉप, 4 लाख तो ही हो गया, और 4 लाख पूरे साल का आपका वेतन नहीं होगा, हो पाएगा? नहीं हो पाए, बचत नहीं हो पाएगा। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया? मानव संपदा पोर्टल। अब सीधे अन्य विभिन्न जो मिसलेनियस पोर्टल हैं उसमें से 6-7 बहुत आपको याद रख, एक ही है पोर्टल, ये सेवा संबंधी पोर्टल में मानव संपदा पोर्टल EHRMS एक ही याद रखना है, इसमें आसान है याद रखना है। अन्य मिसलेनियस पोर्टल में आप 3-4 पोर्टल को बस वैसे लिख लीजिए, उसको कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं। जैसे फूड पेट्रोलिंग पोर्टल, फूड पेट्रोलिंग नाम सुने हैं आप लोग? फुट मैंने पैर, फूड पेट्रोलिंग मैंने पैदल गश्त, फूड पेट्रोलिंग पोर्टल। इस पोर्टल पर क्या भरा जाता है? पर डे थाने पर कितने लोगों ने कहां से कहां तक गश्त किया, कस्बे में कहां से कहां तक, दिन का, रात वाला गश्त का नहीं। शाम को 5 बजे से लेके 8 बजे के बीच में आपके थाना क्षेत्र में कांस्टेबल से लेके IPS तक किस किस पद के कितने लोगों ने पैदल गश्त, कितने देर तक, कहां से कहां तक, 8-10 कॉलम है उसमें पर डे भरना रहता है। एक कांस्टेबल इस पोर्टल को जो देखता है उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वो जो भी गश्त करने वाली टीम गई है शाम को, उससे फ़ोटो और वीडियो दोनों मंगा के और उस पर अपलोड करता है, और साथ ही साथ संख्यात्मक, दूरी और समय ये सब भरा जाता है। अगर आपने एक ही दिन 50 फ़ोटो खींच लिया है पैदल गश्त करने का और 10 वीडियो बना रखा है आपने, उसी को आप 5 दिन के बाद रिपीट कर दे रहे हैं, 5वें दिन आपने उसी फ़ोटो वीडियो को डाला, तो ये पोर्टल ऐसा है कि तुरंत पकड़ लेता है और रिमार्क भेजता है कि उसी फ़ोटो को आपने रिपीट किया है जो 7 तारीख को आपने भेजा था। और वो रिमार्क केवल थाने को ही नहीं भेजता है, वो भेजता है तो फिर SP सर को भी भेज देगा और DIG सर को भी भेज देगा, और फिर वहाँ से एक्सप्लेनेशन कॉल होगा, आपका स्पष्टीकरण होगा और आपको जवाबदेही अपनी प्रदर्शित करनी होगी। तो जैसे शुरू में हुआ ना, क्या लोग करते एक ही साथ खींच लिए तमाम, उसी में करने लगे। तो वो एक अगर फ़ोटो, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, वहाँ से जो फ़ोटो है, तो जो भी हमारा एंगल है, खड़ा होने का बैकग्राउंड है, वो AI से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो तुरंत पकड़ ले रहा है कि आपने फ़ोटो रिपीट किया है। हाँ, वीडियो बनाए रखे रहिए अलग अलग। अब चलिए, ऑन कैमरा वो मोबाइल भी चल रहा है। तो ये आपका हो गया कौन सा पोर्टल बताए थे अभी? हाँ,
फूड पेट्रोलिंग, उसके बाद फूड पेट्रोलिंग के बाद हम लोग आते हैं ई ऑफिस पोर्टल, जो कल जिस पर मीटिंग हुई है शाम को। ई ऑफिस, ई मतलब कैपिटल ई ऑफिस पोर्टल। इस पोर्टल के माध्यम से पत्रावलियों का ऑनलाइन रखरखाव तथा डिजिटल फॉर्म में हस्ताक्षर करने की सुविधा प्राप्त होती है। जो अभी आपको हम बता रहे थे कि थानों के भी थाना प्रभारी का डिजिटल सिग्नेचर रहेगा। अगर उनके इस पोर्टल के माध्यम से एक कोई पत्र हम बड़े बाबू कार्यालय में, आरटीसी कार्यालय में, अकाउंट कार्यालय में, किसी थाने से कोई लेटर भेजते हैं तो हमारा हस्ताक्षर जरूरी नहीं है। हमारा हस्ताक्षर क्या है? जरूरी नहीं है, क्योंकि वो इस पोर्टल के माध्यम से डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा, रिपीट कर दें, अच्छा, इस पोर्टल के माध्यम से पत्रावलियों का ऑनलाइन रखरखाव माने एक यहाँ से एसपी सर देखना चाहेंगे थाने में कौन कौन पत्रावलियाँ हमारे यहाँ आती हैं, किस किस पत्रावली से। जैसे पत्रावली बनती है, आप जब जाते होंगे आरटीसी कार्यालय में तो एक रेक जो बना होगा उसमें 4-5 पत्रावलियाँ भी रखी होंगी, रजिस्टर भी रखे होंगे। पत्रावलियों पर लिखा जाता है कि ये स्पष्टीकरण पत्रावली, अगर किसी का स्पष्टीकरण हुआ होगा तो ये दंड वाली पत्रावली, ये अवकाश वाली पत्रावली, ये प्रशिक्षण वाली पत्रावली, ये मेस मीटिंग की पत्रावली। तो अलग अलग जो पत्रावली, अभी यहाँ के लिए केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो हर थाने के ऑफिसों के कार्य के लिए जो पत्रावलियाँ बनती हैं, अब वो पत्रावलियाँ क्या होंगी? ऑनलाइन रहेंगी। और जब वो ऑनलाइन रहेंगी तो उन पत्रावलियों को सभी वरिष्ठ अधिकारी भी देख सकेंगे वहीं से। ठीक है, अगला है डिजिटल हस्ताक्षर के लिए। चूंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर, इस पर एक दिन विस्तृत हम लेंगे क्लास। और अलग अलग चीज़ों की इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल हस्ताक्षर में देखिए, जैसे पासपोर्ट के लिए जो हम लोगों का बना, एक बार मैं जनपद पासपोर्ट सेल प्रभारी था तो वहाँ पर नोडल अधिकारी एडिशनल सर होते हैं, तो उनका डिजिटल हस्ताक्षर कराने के लिए पूरा बकायदा गया पासपोर्ट कार्यालय गोरखपुर में, रीजनल पासपोर्ट कार्यालय में, वहाँ आप टीसीएस का नाम सुने होंगे, टाटा कंसल्टेटिव सर्विस, सुने हैं ना? उसी ने इस समय पासपोर्ट कार्यालयों को हैंडओवर लिया ऑल इंडिया का। ऑल इंडिया का पासपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी इस समय किसने लिया है? टीसीएस कंपनी ने लिया है। अब पहले ही पुलिस के और प्राइवेट लोग रहते थे अपना वो, तो वो अब वो देखिए प्राइवेट संस्था है तो आपका टाइमली हर काम करती है। तो डिजिटल सिग्नेचर वो बना के पेन ड्राइव में देते हैं, तो एक विशेष भाग जाता है, डिजिटल सिग्नेचर उनसे बनाता है, पेन ड्राइव में आता है, सर को दिखाया जाता है, फिर इंस्टॉल किया जाता है, तो आपका वो डिजिटल हस्ताक्षर होता है। अब आते हैं आपको ई ऑफिस पोर्टल हो गया। एक पोर्टल आप CEIR पोर्टल, कैपिटल CEIR पोर्टल। जब मोबाइल आपका गुम हो जाता है, खो जाता है, तो स्वतः भी इस पोर्टल पर जाके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कोई किया है इसमें से आप लोगों में से? CEIR पोर्टल का उपयोग कोई किया है आप लोगों में से? अच्छा, खोलिएगा आप लोग CEIR पोर्टल, कभी मोबाइल पर या लैपटॉप पर अपने जाके ओपन करिएगा। ये आपको मानव व्यक्ति को स्वतः भी शिकायत दर्ज करने का अवसर प्रदान करता है। देखिए मोबाइल का ही 99% दर्ज किया जाता है कि ये नंबरिंग चीज़ है, इसकी बरामदगी सुनिश्चित है। उसके लिए आपको एक ऐप है, उसके लिए मोटरसाइकिल चोरी हो गया, अन्य कोई सामान ऐसी चोरी हो गई जिसको सर्विलांस के द्वारा ट्रैक नहीं करना है, तो उसके लिए ऑनलाइन FIR आपका दर्ज हो जाता है।
वो EFIR दर्ज हो जाता है। लखनऊ से फिर वो दर्ज होके थाने के CCTNS पर अपने आप अगला क्राइम ले लेता है। सर इसमें फ़ोन मिल जाता है तो क्या न्यायालय से अनुमति लेनी पड़ती है, परमिशन? नहीं, फ़ोन मिल जाता है तो थाने का थाना प्रभारी भी आपको फ़ोन दे सकता है। और अधिकांश समयों में ये होता है कि हर थाना क्षेत्र में जितने फ़ोन बरामद रहते हैं उनको कलेक्ट करके एक साथ जिले मुख्यालय पर लाया जाता है और पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। जिनके जिनके मोबाइल रहते हैं उनको एक साथ बुला लिया जाता है ताकि एक जनता में एक संदेश जाए कि हाँ, हमको मोबाइल नहीं चुराना चाहिए या गिरा हुआ भी मोबाइल उठा के यूज नहीं करना चाहिए, या जिनका खोया हुआ है या जिनका खो गया बाद में वो भी इस चीज़ को जानेंगे कि CEIR पोर्टल पर हम स्वतः भी गुमशुदगी दर्ज करा सकते हैं मोबाइल का और थाने पर जाकर भी दर्ज करा सकते हैं। मेरे दोस्त का खोया था तो मैंने इस पर शिकायत करवाई थी आलमबाग थाने में, मतलब ऑनलाइन करा था, आलमबाग थाने के आसपास कोई थी, मिल गया आलमबाग थाने को, उसको बुलाया, लेकिन उन्होंने कहा पहले तो इसको न्यायालय से अनुमति करवा के लाओ। 6,000 का फ़ोन था और 6,000 रुपये अनुमति में वकील मांग रहा था। नहीं। तो आज भी फ़ोन वही आलमबाग ना, थाने के लिए। मोबाइल में आपको न्यायालय से अनुमति, देखिए न्यायालय से अनुमति तब कराएंगे, दो परिस्थितियाँ, इनका क्वेश्चन का जवाब ये हो सकता है कि उन्होंने EFIR करा दिया होगा। उन्होंने उसका क्या करा दिया, EFIR करा दिया। अगर EFIR आपने करा दिया तो FIR दर्ज हो गया, क्राइम नंबर पर आ गया, थाने पर FIR दर्ज हो गया, थाने की FIR की कॉपी न्यायालय चली जाती है। विवेचक विवेचना करता है, 2-4 महीना किया, नहीं मिला, वो FIR लगा दिया, फाइनल रिपोर्ट चली गई FIR उस न्यायालय। मिल गया था, जेल बता रहा था, वो जेल में जिसको फोन जिसने चोरी किया था वो मिल गया था, उसको जेल बता रहा था। तो वही चीज़ बता रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपने चोरी का मुकदमा दर्ज करा दिया है तो मोबाइल चोर नहीं भी मिला, अगर IO ने FIR लगा दिया, अब बाद में मोबाइल मिला, तब आपको न्यायालय की अनुमति लेनी ही लेनी है। अगर चोर के साथ मोबाइल पकड़ा गया तब भी उस पर क्या होता है, माल और मुलजिम दोनों को न्यायालय प्रोड्यूस किया जाता है। मुलजिम के लिए वारंट बन जाता है जेल के लिए, और माल पर सीन लिख देते हैं मजिस्ट्रेट, SEEN सीन, नीचे हस्ताक्षर लिख लेते हैं और आदेश हो जाता है कि वो माल यानी कि मोबाइल मालखाना थाने में जमा हो जाएगा। और थाने पर एक मालखाना रजिस्टर रहता है, वो मालखाना रजिस्टर में अंकित हो जाता है माल, और हेड मोहरी की वो देख रेख में हो जाता है। आप फिर न्यायालय जाएंगे कि श्रीमान जी मेरा मोबाइल बरामद होकर थाना यहाँ पर रखा हुआ है, तो वो आदेश कर देंगे। पहले मांगेंगे रिपोर्ट थाने से, क्या है मोबाइल थाने पर रखा गया है, थाने से रिपोर्ट जाएगी कि हाँ फलाने मुकदमे में रखा गया है। फिर आप डालेंगे दूसरा प्रार्थना पत्र रिलीजिंग का कि मेरे पक्ष में अवमुक्त कर दिया जाए, तो न्यायालय आदेश देगा थाना प्रभारी को, अपने न्यायालय को भी देगा कि इतने प्रतिभूओं सहित इनको इनके पक्ष में अवमुक्त कर दिया जाए। थाना प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि इनकी पहचान और मोबाइल की पहचान सुनिश्चित करके इनको सुपुर्द किया जाए। यही प्रोसेस मोबाइल में भी, मोटरसाइकिल में भी, गाड़ी में भी, सामान में भी, सब में यही रिलीजिंग कराने का प्रोसेस है। CEIR एक ऐसा चीज़ है कि इसमें मुकदमा नहीं रहता है, इसमें मुकदमा नहीं होता है। इसमें थानों पर भी जाएंगे तो जैसे व्यक्ति गायब हो जाता है, कोई क्राइम नहीं हुआ है तो गुमशुदगी दर्ज होती है, वैसे मोबाइल गायब हुआ है, चोरी नहीं हुआ तो गुमशुदगी दर्ज होती है। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद आपको वहाँ से एक जो रिसीविंग मिलेगी, आप लेकर रखे रहेंगे। आप खुद भी उस पोर्टल पर जाकर ट्रैक कर सकते हैं और थाने की ID पर भी वो ट्रैक होकर आ जाएगा। जब उसमें दूसरा सिम पड़ेगा उसके बाद आप साइबर सेल की मदद ली जाएगी, सर्विलांस सेल की, वो बता देगा कि इस समय फलाने लोकेशन पर है, ये सिम पड़ा है, और उसका SDR दे देते हैं, सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड दे देते हैं, जिसमें अल्टरनेट नंबर जो मोबाइल नंबर होता है वो भी मिल जाता है, जो नया सिम लिया गया है किस एड्रेस पर लिया गया। आदमी फ़ोन से भी बुला देता है तो लोग आ जाते हैं लेके मोबाइल, क्योंकि वो पाए हुए मोबाइल रहते हैं या किसी से चोर से खरीदे हुए मोबाइल रहते हैं, उनको अपने ऊपर डाउट नहीं रहता है। आज के ज़माने में हर आदमी जान रहा है कि हमको दूसरे का मोबाइल यूज नहीं करना है, लेकिन विश्वास में आके किसी से गिफ्ट में पा गया या किसी से खरीद लिया कि सस्ते में मिल रहा है, या कहीं कोई बच्चा घर का कोई सिम लगा के यूज़ किया, गार्जियन नहीं जान रहा, ऐसी स्थितियों में ही लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं। तो ये प्रक्रिया CEIR पोर्टल का है। अगला पोर्टल लिख लें, ई-सम्मन। ई-सम्मन पोर्टल में क्या होता है,
पहले आप सुनते होंगे कि गांव में वारंट आ गया है या साक्ष्य के लिए सम्मन आ गया है, तो एक सिपाही उस सम्मन को, वारंट को लेके गांव जाता था और कहता था कि भाई आपके नाम से ये सम्मन है, इसके बैक साइड में हस्ताक्षर कर दीजिए कि आप न्यायालय स्थान और समय से सूचित हो लिए कि इस दिनांक को इतने समय इस न्यायालय में मुझे गवाही साक्ष्य के लिए जाना है। अगर वारंट है तो दरोगा जी जाते हैं, उस व्यक्ति को उसका अपराध बताकर और वारंट जारी होने का कारण बताकर उसको गिरफ्तार करते हैं, थाने में जीडी में दाखिल करते हैं, हवालात में दाखिल करते हैं, फिर न्यायालय भेजते हैं, न्यायालय उनको जेल भेज देता है। अब क्या आ रहा है, ई सम्मन ऐसा पोर्टल है कि न्यायालय से भी ले जाने के लिए एक पैरोकार लगता था। अब सीधे न्यायालय में अगली तारीख कब पड़ रही है, किन किन गवाहों को आके गवाही देना है, इस पोर्टल पर सम्मन चले जा रहे हैं। सम्मन चला गया थाने पर, थाने का जो काम देख रहे हैं मुंशी जी, वो संबंधित बीट पुलिस अधिकारी यानी कांस्टेबल को वहीं ऑफिस से ही सबको एक एक सरकारी मोबाइल थानों पर मिला हुआ है, सैमसंग का ऐप मिले हुए हैं सब, उसी में वो ट्रांसफ़र कर दिए। और वो क्या किए, अपने बीट क्षेत्र के तमाम ग्राम प्रधानों के और सबके नंबर और संभ्रांत व्यक्तियों का उन्होंने रखा है, उनके माध्यम से उनको संबंधित को उनका व्हाट्सएप पर चला गया जिनका सम्मन है, और ये मान लिया गया कि वो तामील सम्मन हो गया। फिर रिपोर्ट लगकर वापस न्यायालय को उसी पोर्टल के माध्यम से चली जाती है कि ये सम्मन तामील हो गया। तामील मतलब समझते हैं, मैंने इसका प्रोसेस पूरा कर लिया गया। तो इस पोर्टल के माध्यम से इस काम का एक हम लोग और पढ़े थे पोर्टल, जिसमें इंस्ट्रक्शन बेल सीए, कौन सा पोर्टल था वो, JMIS पोर्टल था, जिसमें नहीं बता रहे थे कि वो न्यायालय वाला मामला था, जिसमें पुलिस, न्यायालय, जेल और FSL जुड़ा हुआ था। ICJS पोर्टल, जिसमें पुलिस, न्यायालय, जेल और FSL जुड़ा हुआ था। ये ही सम्मन दूसरा है, इसमें केवल सम्मन और वारंट आएंगे और तामील होके जाएंगे। अगला पोर्टल देखिए, अगला पोर्टल कौन सा है, सी प्लान ऐप पोर्टल, कैपिटल सी प्लान ऐप या पोर्टल जो कहिए, सी प्लान कह दीजिए, सी प्लान, प्लान माने योजना। सी प्लान कोई भी इंस्टॉल अपने मोबाइल में कर सकता है जिसको PNO नंबर मिल गया है। ऐसा कोई भी पुलिस कर्मचारी, अधिकारी, कांस्टेबल से लेकर IPS तक जिसको PNO नंबर ये मिल गया आप लोगों को भी, वो इंस्टॉल कर सकता है। उसको अपना थाना लेकिन बताना पड़ता है उसमें कि इस थाने पर नियुक्ति है। उस ऐप के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी गांवों के प्रधान और 10 संभ्रांत व्यक्तियों का मोबाइल नंबर है उसमें। इस प्लान ऐप में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव का ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान, वहाँ के 10 संभ्रांत व्यक्तियों का नाम और मोबाइल नंबर इसमें ऐड है उस प्लान ऐप पर। तो आप प्रदेश में जाएंगे, कॉलम आएगा, तो उसके बाद जिले में जाएंगे, जिले के बाद थाने ऑप्शन पर जाएंगे, थाने के बाद वो गांव की सूची दे देगा, गांव क्लिक करिए और उस व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति मिल गया, बता दिया कि मैं बरेली के फलाने थाने का रहने वाला हूँ, ये गाँव है, लेकिन कोई संपर्क नंबर नहीं है गाँव से, या आपको उसका आइडेंटिफिकेशन चेक करना है कि सही बता रहा है गलत पड़ रहा है, तो सी प्लान ऐप पर जाइए, उस गांव के 4-6 लोगों का उससे नाम पूछिए। नाम पूछने के बाद वो तस्दीक कर देते हैं कि नहीं हमारे ही गांव का है। फिर वीडियो कॉलिंग करा लीजिए, वीडियो कॉलिंग करके तस्दीक करा लीजिए, वीडियो फोटो सब। तो ये तत्कालिक के लिए बहुत उपयोगी है सी प्लान ऐप। हाँ, दूसरे जनपद नहीं, पूरे प्रदेश के, हाँ पूरे प्रदेश के। अगला है मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य, वात्सल्य मतलब बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों की गुमशुदगी, बरामदगी की सूचना संबंधित थाने के माध्यम से दर्ज कराए जाने के संबंध में मिशन वात्सल्य, बच्चों की गुमशुदगी और बरामदगी संबंधी विवरण
इस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। और केवल छोटे छोटे 3 और पोर्टल बताएंगे, उसके बाद कार्यक्रम आज का समाप्त रहेगा। अगला पोर्टल है iRaid पोर्टल। iRaid, कैपिटल iRaid iRaid पोर्टल, या आपने पहले भी नाम सुना होगा। iRaid पोर्टल का मतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ व्यक्ति घायल हो गए, या कहीं दुर्घटनाओं में मृत्यु भी हो जाती है, उस घटना स्थल पर जाके इन्वेस्टिगेशन अफसर द्वारा iRaid भरा जाता है। रोड एक्सीडेंट में घटना स्थल पर जाकर इन्वेस्टिगेशन अफसर या जांचकर्ता अधिकारी द्वारा iRaid, कई पेज का फॉर्म होता है ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन भी लोग भर देते थे, ऑनलाइन फॉर्म होता है, जैसे वहाँ का अक्षांश देशांतर, वहाँ से मुख्य मार्ग की दूरी, घटना स्थल बाएं से, घटना करने वाली गाड़ी बाएं से आ रही थी, दाएं से आ रही थी, उसका पहिया घिसा है, एक्सीडेंट करने वाले का, कितने दुर्घटना में मर गए, कितने जिंदा हैं, कितने को अस्पताल पहुंचाया गया, घटना की सूचना पहले किसने दी, घटना के संबंध में FIR दर्ज है कि नहीं है, इन तमाम विवरण जो है iRaid पर भरा जाता है। इससे क्या होता है कि पूरे देश में लागू है iRaid, पूरे भारत में लागू है iRaid, तो एक जो बड़ी एजेंसियां हैं उनको पता लगाने में आसान हो जाता है कि घटना बाहुल्य क्षेत्र कौन है और कहां पर घटना के बाद क्या उपचार किया गया है, लोग वहां सूचना देते हैं कि नहीं, चोटहिलों को अस्पताल पहुंचाते हैं कि नहीं, पुलिस कितना देर में iRaid आके भर रही है, उसे पता चलता है पुलिस 1 दिन बाद आ रही है कि 2 दिन बाद आ रही है कि घटना के दिन ही पुलिस आ जा रही है। तो ये हो गया iRaid। क्या हो गया? iRaid। अगला आ जाइए नफीस। नफीस का कार्यालय यहीं कहीं होता है पुलिस ऑफिस में, है ना? तो एक दिन कभी मौका मिलेगा तो जाके देख लेना। जो मुलजिम आते हैं, जब थानों से गिरफ्तार करके अपराधी आते हैं तो जेल दाखिल करने के पहले उनका नफीस कराया जाता है। क्या कराया जाता है? नफीस कराया जाता है। तो एक बार आप प्रोसेस देख लो तो कि कैसे कैसे होता है नफीस में। इसका पूरा फॉर्म लिखना होगा, फुल फॉर्म, तो लिख लीजिए नफीस का। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये हो गया नफीस। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसमें अपराधियों का डाटा जो है कलेक्ट करके रखा जाता है। अगर मान लीजिए कि वही अपराधी कहीं और भी नफीस करा रहा है 2 महीना छूट के यहाँ से, तो तुरंत पकड़ में भी उसका आ जाएगा वो। और एक महत्वपूर्ण लास्ट बच गया है, लास्ट है iGAT, जिसका आप लोग ऊपर जाके ट्रेनिंग लेते होंगे। iGAT का क्या मतलब हुआ? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन, अरे बना लो इसके बाद ट्रेनिंग, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इसमें क्या है कि iGAT में विभिन्न प्रकार के वीडियो अपलोडेड हैं, विजुअल फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, PDF फॉर्म में, और हर स्टेट की पुलिस अपने अपने प्रोग्राम अपलोड की है। साथ ही साथ गवर्नमेंट की जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं ने भी अपने अपने वीडियो उसमें और कंटेंट अपलोड किया है। जैसे मान लो आपको इंजीनियरिंग पढ़ना है, मैनेजमेंट का कोई चीज़ पढ़ना है, या रेलवे संबंधी कोई चीज़ पढ़ना है, वो सारे डिपार्टमेंटों के वीडियो उसमें अलग अलग उपलब्ध है। पुलिस के लिए, पुलिस से रिलेटेड आपका BNS, BNSS और भारतीय
साक्ष्य अधिनियम और विभिन्न एक्ट, कंप्यूटर, साइबर, योगा, आईटी, पीटी, हर से रिलेटेड वीडियो उसमें आपको कुछ न कुछ मिल जाएंगे। और 15 मिनट से लेके 15 घंटा और 20 घंटे तक के वीडियो हैं। जिस तरह के आप इच्छुक हैं उस तरह का वीडियो देखिए। 5 प्रश्न का आंसर, 10 प्रश्न आएगा, ऐसे ही 15-20 प्रश्न आते हैं। प्रश्न का आंसर दीजिए, रिजल्ट लीजिए, प्रमाण पत्र मिल जाएगा आपको। वहाँ पॉइंट साइड में, लेफ्ट साइड में मिलेगा, इतने पॉइंट आपने अर्जित कर लिया, इतने सर्टिफिकेट आपने ले लिया, और आप एक जो है कुशल ट्रेनीज के रूप में आपकी गणना उसमें होगी। मन ही मन भी आप अंदर से भी अपने को प्रफुल्लित समझेंगे कि हमने 5 सर्टिफिकेट ले लिया, हमको कुछ लग रहा हो रहा है। जैसे आप एक दिन में 100 बेंड मारते हैं जब, तो लगता है ना कि आज हमने 100 बेंड मार दिया है। तो हमारी तरफ से आज आपका क्लास समाप्त है, और बिल्कुल शांतिपूर्वक टोलीवार आप जाएंगे। और ब्रेक है आपका, ब्रेक का टाइम, उसके बाद मेजर साहब से संपर्क करके अगला क्लास आपका लगता है तो अगले क्लास में आप अटेंडेंस देंगे। ठीक है, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको।